अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरह से अपनी शुगर को दुरुस्त रखें और ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए मौजूद हैं हमारे साथ शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद आपको कहते हैं। और साथ ही तशरीफ़ रखती हैं मिस इकरा तारिक। वेलकम टू द शो। ख़वातीन व हज़रात, आपको पता है कि पिछले थर्सडे को जो हमने शो किया था उसमें शोर गौगा था 14 नवंबर का, और 14 नवंबर को हम मना रहे थे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और वर्ल्ड डायबिटीज़ के डे के हवाले से हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी और आपको बहुत सी मालूमात डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने बाहम पहुँचाई थी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का, उस पर फोकस था वुमेन एंड डायबिटीज़। सो उम्मीद करते हैं कि इस साल आफ्टर बीइंग इक्विप्ड विद दिस इंफॉर्मेशन आप एक बेहतर साल गुजारेंगे, ख़वातीन ख़ास तौर पे, और अमूमी तौर पे जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेंगे। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे अवेयरनेस का जो एक लेवल आपने इंक्रीज़ किया, ना सिर्फ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की फेसबुक पेज पे, बल्कि मैंने देखा कि आप अक्सर चैनल्स पर भी मौजूद थे, टेलीविज़न चैनल्स पे, और आप बात कर रहे थे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे। तो आपको लगता है कि ये जो एजुकेशनल एक्टिविटी है, ये जो आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं लोगों को, ये लोगों की ज़िंदगियों में बेहतर और मौसर तब्दीली लाएगी, और ख़ास तौर पे डायबिटिक्स के लिए? ये जो डायबिटीज़ का जो कैंपेन है, मेरे ख्याल से जिस रफ्तार से डायबिटीज़ बढ़ रही है हमारे माशरे में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इन्वॉल्व कर रही है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक दिन मनाना काफ़ी नहीं है अवेयरनेस के लिए। अगर हम एक दिन 14 नवंबर को हम थोड़ा सा जागें और कुछ ऐसे शोर होगा करके हम खामोश हो जाएं और पूरा साल चुप रहें और बीमारी जो है वो अपनी पूरी तरह लोगों को गिरफ्त में लेते रहें, तो ये इसका हल नहीं है। तो इसके बारे में मुसलसल प्रोग्राम्स का होना ज़रूरी है, मुसलसल अवेयरनेस प्रोग्राम होना ज़रूरी है। जैसे ये हमारा जो प्रोग्राम जो हफ्तावार है, ये इसकी कड़ी है, और भी प्रोग्राम्स हमारे इस चैनल पे आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पूरा साल ही हमें डायबिटिक डे को याद रखना चाहिए, तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ीज़ या प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। एक जो बीमारी एक वबा की तरह है, तो आप एक दिन वबा के दिनों में आप एक दिन उसके बारे में अवेयरनेस देकर खामोश नहीं हो सकते। तो ये आपको सारा साल ये सिलसिला चलाते रहना चाहिए, किसी भी फोरम पे, प्रिंट मीडिया के फोरम पे, या सोशल मीडिया के ऊपर है, या टीवी चैनल्स के ऊपर है, या वॉक की सूरत में है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इसको और तक़वियत देने की ज़रूरत है, ताकि इसको एक हम मुस्बत चेंजेस सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट के लेवल पे, लोगों के लेवल पे हम लेके आएँ, ताकि हमें इसका मुकाबला पूरे तरीके से और पूरी क़ुव्वत के साथ कर सकें। मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल थोड़ी छोटी सी एफ़र्ट्स, और हर बंदा छोटी छोटी एफ़र्ट करे, तो मेरे ख्याल से हम एक चेंज को, एक इनकलाब को बर्पा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इनकलाब की बात की, चेंज की बात की। माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा हो गए आपको, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ की, डायबिटिक्स जो हैं उनकी निगहदाश्त करते हुए, केयर करते हुए, इलाज करते हुए। आपको क्या लगता है नेक्स्ट 20 ईयर्स जो है वो डायबिटिक्स के लिए कैसे होंगे, क्या होगा? देखिए, अगर मैं जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम बात करते हैं, इसमें एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर बात करते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के पूरे हवाले से बात करें, जो लोग उन अफराद की बात करें जो उसमें तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर रहते हैं, उनके अंदर इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, वहाँ लोगों को सारी फैसिलिटीज़ इलाज की मैसर हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ एक बेसिक अवेयरनेस नहीं है कि डायबिटीज़ के बारे में, बल्कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के बारे में। देखिए, पार्क्स में वॉक करने वो जाता है जिसको डॉक्टर ने कहा हुआ, हम लोग जाते नहीं। वो कहते हैं जी नींद ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन बनिस्बत कि हम कोई एक्सरसाइज करें। वज़न का हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमारा नॉर्मल
वेट क्या होना चाहिए, जो हम कई दफ़ा अपने इस चैनल्स पे बात भी करते हैं कि वेट हमारा नॉर्मल क्या होना चाहिए। अगर आप सर्वे करके पूछें तो मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको अपना नॉर्मल वेट नहीं पता होगा कि मेरा कितना होना चाहिए। तो ये एक हमारे जो प्रॉब्लम है थोड़े से डिफरेंट तरह से है हमारे, क्योंकि एजुकेशन का लेवल भी, जो लिटरेसी रेट है वो भी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए दूसरे ममालिक में। तो यहाँ कुछ हमें थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा है। तो हमें एक बहुत ही बेसिक लेवल पे रह के काम करना पड़े। हम ये नहीं बात करते कि फ़लाँ ओरल इंसुलिन आ गई है, हमें इनहेल्ड इंसुलिन आ गई, ये यहाँ के इश्यूज़ नहीं है अभी इतने ज़्यादा। हमें एक बेसिक प्रिवेंशन साइड पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। हम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ से ज़्यादा हमें प्रिवेंशन साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल हम अच्छे तरीके से सिंपल ट्रीटमेंट के साथ कर सकते हैं, सिंपल इंसुलिन के साथ कर सकते हैं, सिंपल ओरल एजेंट्स के साथ कर सकते हैं, तो हमें उस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम हर ज़िले के अंदर एक सुपर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लेवल का हम एक हॉस्पिटल बना सकें, आँखों की जो है अमराज की जो है उसके लिए एक हॉस्पिटल बना सकें, डायलिसिस मशीनों की जो है वो एक रो लगा दें एक हॉस्पिटल के अंदर। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना और उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा है बनिस्बत एक बीमारी को जड़ से पकड़ के लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीली ला के उसकी कॉस्ट कदरे कम है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर इसको टॉप पे रखना चाहिए, तो ताकि इसको हम इसका उनसे गवर्नमेंट हमारा जो हेल्थ बजट है गवर्नमेंट का वो भी नीचे की तरफ आएगा, बजाय हम कॉम्प्लिकेशंस पे, टर्शरी केयर में कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीटमेंट पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं बनिस्बत हम इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें प्रिवेंशन साइड पे, ताकि लोग उन कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हों। डॉक्टर इम्तियाज़ ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने मुआलिज से बात सुन रहा है, वो कोई डायबिटीज़ एजुकेशनिस्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट से, जो भी उसकी डायबिटीज़ के मुतालिक उसके कानों में आवाज़ आती रहती है, भाई तुमने अपने ग़िज़ा में ये चीज़ों का ध्यान रखना है, तुमने अपनी वॉक या अपनी कोई एक्सरसाइज जारी रखनी है, तुमने अपने स्ट्रेस को ऐसे मैनेज करना है, तुमने अपने टेस्ट कराते रहना है, तुमने अपने मुआलिज से मिलते रहना है, अपनी अगर दवाइयाँ तजवीज़ कर दी गई, अगर ये बात बारहा उसको सुनाई दे तो क्या ये कल्चरल डिफरेंस आएगा कि ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी? अवेयरनेस से, एजुकेशन से वो लोग जो अभी डायबिटिक नहीं हैं क्या वो कम डायबिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, प्री डायबिटिक्स कम हो जाएंगे, डायबिटिक्स कम हो जाएंगे? ये जो एक वबा की सूरत हाल है इसमें तब्दीली अवेयरनेस और एजुकेशन से और उससे क्या लोग जो है अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो हमारा जो सबसे बड़ा महाज है ना, वो एक तो पब्लिक को हम डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं, वो जैसे हमने बात की उसमें ये जैसे आपने, लेकिन जो उससे भी जो इम्पोर्टेंट जो मौसर है वो प्राइमरी केयर फिजिशियन, वो लोग जनरल प्रैक्टिस के अंदर हैं और वो लोगों को पहली लाइन, जिसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहते हैं, वो लोगों को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो जनरल प्रैक्टिस में, गली में, मोहल्ले में, अपने कस्बे में, अपने गांव में, टाउन के अंदर लोगों का इलाज कर रहे हैं। अगर वो उनको हम अगर प्रॉपरली ट्रेन करें, जिसको हम ट्रेन द ट्रेनर, कि हम उनको जो ट्रेन करें कि आपने अपने पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशंस देनी है, और उनके जो लवाहकीन हैं, जो मरीज़ के साथ लोग हैं, उनको ये ट्रेनिंग देनी है थोड़ा सा। क्योंकि हमारे देखें जितने भी जो पेशेंट हैं, जितना मेरे ख्याल से जो अडल्ट पॉपुलेशन के अंदर मेरे ख्याल से 50% लोग जो हर जनरल प्रैक्टिशनर में जो लोग बैठे हुए हैं वो डायबिटिक हैं, साथ हाइपरटेंसिव हैं, जो दूसरे प्रॉब्लम हैं, तो उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। और हम काफ़ी हद तक उसमें ट्रेनिंग में हिस्सा भी लेते हैं, उनको ट्रेन भी किया जाता है, ताकि वो लोग, क्योंकि डॉक्टर की जो बात कही हुई बात, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। एक दोनों साइडों पे लड़ें, आप डायरेक्ट भी उसको पेशेंट को एड्रेस करें, और हम जो प्राइमरी केयर फिजिशियन उनको इतना ट्रेन करें कि उनकी देखें, कई दफ़ा मैं जब छोटे शहरों में जाता हूँ तो बहुत सारे प्राइमरी केयर फिजिशियन जो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं है, क्योंकि जो सारे कंसल्टेंट हैं जो कंसंट्रेट किया हुआ फोकस्ड हैं वो बड़े शहरों के अंदर, लाहौर के अंदर है, कराची के अंदर है, पेशावर के अंदर है। तो छोटे पेरिफेरल जो लोग हैं उन बेचारों की ट्रेनिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है। इवन आजकल जैसे हमारा जो कंप्यूटर का दौर है, इसमें हम वेबिनार्स, सिम्पोजिया, सेमिनार्स किए जा सकते हैं, लोगों के अंदर उन प्राइमरी केयर फिजिशियन को ट्रेन किया जा सकता है। इवन टेलीमेडिसिन पूरी दुनिया के अंदर जो मरवज हो रही है, तो उसका भी सहारा लिया जा सकता है। तो इसको एक थोड़ा सा हमें एक इमरजेंसी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है।
खाली अगर हम एक दिन मना लें 14 नवंबर को और हम फिर सारा साल सो जाएं, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ इस मुकाबले में कुछ हम नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से नथिंग। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि नींद की बात आपने की कि कई दफ़ा इंसान नींद जो है वो कहता है चलो मैं एक्सरसाइज को उससे तब्दील कर लेता हूँ। नींद की तो चले बात एक तरफ रही, नींद हमें पूरी करनी चाहिए, मगर ये जो स्क्रीन टाइम है, तरक्की पे है ना, तरक्की कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो ये जो टेलीविज़न स्क्रीन टाइम था वहाँ से निकले लैपटॉप पे आए, अब जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, ये जो स्क्रीन टाइम हमारी ज़िंदगियों में आ गया है और इसको हम क्या ये समझ सकते हैं, और फिर एफ्लुएंस अगर है और हम खाने जो है ज़्यादा मुरगन खा रहे हैं, ज़्यादा रगबत से खा रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, आर दीज थिंग्स अफेक्टिंग अस? देखिए, ये जो स्क्रीन टाइम है, जो हमारा जो बहुत सारा वक्त जो लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे गुजरता है या सोशल मीडिया पे है, देखिए उससे क्या हुआ कि हमारी इनएक्टिविटी के जो आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं। हम मोस्टली इनएक्टिव होते हैं और बहुत सारे, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है, तो लेट आवर्स तक सोना और लेट आवर्स तक जागना और फिर सुबह देर तक सोना, जो हमारा जो प्रेशियस टाइम है, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, जो हमारी एक ज़िंदगी के अंदर खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं, जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़, तो ये वाला जो फार्मूला ये तभी आ सकता है जब हम रात को जल्दी सोएं। मैं भी उनमें शामिल, जब लेट सोना पड़ता है कुछ प्रोफेशनल मजबूरियों की वजह से, लेकिन मेरी ख्वाहिश दिल में ज़रूर है कि इसको मैं सिस्टम को फॉलो करूं, जो नॉर्मल हमारा सर्केडियन पैटर्न है उसको हम फॉलो करें कि हम रात को सोएं, सुबह जल्दी जागें, दिन में जो है अपना काम काज करें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो न्यू जनरेशन, मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होता है, तो तकलीफ़ की बात है कि अब क्या हम सूरत है, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मामला कुछ और थे, अब मैं देखता हूँ कि यंगर लॉट, जो यंग जनरेशन है, जिनके वो एक डायबिटीज़ में मुब्तला हो रही है, छोटी उम्र के अंदर हो रही है, ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, और उन बच्चों को एहसास भी नहीं है कि वो किस रास्ते पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लोग, जो लोग तो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं, उनमें ख्याल तब्दीली उनमें चांसेस कम है। ये लोग अपने आप को तब्दील कर सकते हैं बिकॉज इनके अंदर पोटेंशियल होता है, इनके आइडियाज़ इतने पुख्ता नहीं होते, अगर इनके आइडियाज़ को प्रॉपर चैनलाइज किया जाए तो इनको चेंज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मिस इकरा भी पूछना चाह रही है, एक सवाल मैं बस और कर लूँ। आपने पहले भी प्रोग्राम्स में एम्फसाइज़ किया है कि जो कुदरती ज़िंदगी है, कुदरत के करीब रहें, खाने में कुदरती अंदाज़ अपनाएं, कुदरत के हिसाब से जब रोशनी फैलती है, अंधेरा होता है, उसके मुताबिक एडजस्ट करें हम। तो ये जो नेचर के करीब रहना है, क्या ये जो डायबिटीज़ है ये एक शाखसाना है कि हम मसनूई ज़िंदगी की तरफ जितना जा रहे हैं तो ये एक तरह से हमारी बॉडी जो है वो इसकी कीमत अदा कर रही है? देखिए, हमें एक किस्म की तनबीह होती है कि जब आप नॉर्मल लाइफस्टाइल से डिविएट करते हैं, देखिए नेचर रेजिस्ट करती है। जब आप अगेंस्ट नेचर चलने की कोशिश करते हैं, जो अपने अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ चलते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिलती है। वो रेजिस्टेंस बीमारी की शक्ल में मिल सकती है, तकलीफ़ की शक्ल में मिल सकती है, दर्द की शक्ल में मिल सकती है, और उसके लेटर आउटकम्स और तरह से हो सकते हैं। तो हमें जो सदियों से, हज़ारों साल से जो इंसान के अंदर जो चीज़ें हैं, हमें मेरे ख्याल से उसको, उस पाथवे को ही फॉलो रखना चाहिए। क्योंकि जब डायबिटीज़ क्या होती है कि जब हम इस तरीके से डेविएट करते हैं, अपना लाइफस्टाइल वो बदल लेते हैं जो हमारा नहीं है, जिसके लिए इंसान पैदा नहीं किया गया। इंसान को बेसिकली कुर्सी मेज़ पे बैठने के लिए तो पैदा नहीं किया गया था। कुर्सी मेज़ पे तो बैठना को 200-300 साल पहले हुआ या 400 साल पहले हुआ होगा। ये तो इंसान तो स्ट्रगल के लिए पैदा किया गया था, जिस्मानी मशक्क़त के लिए पैदा किया था। शिकार करता था, सुबह उठता था, फिर वो खाता था, फिर उसको हर उसका नया दिन एक स्ट्रगल का, चैलेंजिंग दिन होता था। तो बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इसके साथ हमारे सारे मामलात भी और तरह से हो गए हुए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे आपसे 2 सवाल थे। एक जो सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे नींद का क्या डायबिटीज़ होने से कोई ताल्लुक़ होता है? जैसे कि अगर आपने एक दफ़ा प्रोग्राम में बात की थी कि अगर जैसे हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, तो वो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा सकता है, क्योंकि मोटापा और फिर मोटापे से रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। क्या नींद का पूरा ना होना या लेट नाइट सोना ये भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा सकता है?
यही बात मैं काफ़ी दफ़ा अपने पेशेंट से भी बात करता हूँ, क्योंकि जो नींद है ये एक किस्म का हमारा सिस्टम का ओवरहॉल होता है। यानी अगर आप सारा दिन काम करते हैं, 16-17 घंटे काम किया, तो जब आप 6-7 घंटे सोते हैं तो आपका बॉडी सारे सिस्टम एक स्विच ऑफ मोड पे चले जाते हैं। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर, कोई मशीन चलाते हैं तो उसको कुछ देर के लिए रेस्ट देते हैं ताकि उसके सारे जो सिस्टम है वो रीऑर्गेनाइज हो जाए। तो जब हम रात को जागते हैं, देख हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो हम जब रात को जागते हैं तो हमारा बॉडी उस पीरियड को एक इमरजेंसी के तौर पे लेता है। यानी वो समझते इसको शायद इस इंसान को कोई मुसीबत, कोई मुशक्क़त, कोई चीज़ ऐसी दरपेश आ गई है जिसकी वजह से इसको जागना पड़ रहा है। जब वो जागता है तो जितने हार्मोन्स हैं जो आपके इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, जिनको हम एड्रेनलिन्स कह सकते हैं, एपिनेफ्रिन्स, नॉर एपिनेफ्रिन्स, उनकी तादाद और जो स्टीरॉइड्स हमारे कॉर्टिसोल लेवल वो बढ़ जाते हैं रात को। जब वो बढ़ते हैं तो क्या होता है कि उससे ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये इंसुलिन को मुकाबला करने वाले हैं, यानी इंसुलिन के ख़िलाफ़ चलते हैं, यानी ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। क्योंकि बॉडी ये समझता है कि ये बंदा जाग रहा है, इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो आपके लिवर से ग्लूकोज को ज़्यादा मेटाबोलाइज किया जाता है, यानी मोबिलाइज किया जाता है ताकि सर्कुलेशन में ग्लूकोज बढ़ता है। लेकिन उसके साथ ऑन द टॉप ऑफ इट कि जब हम जाग रहे हैं, आजकल मॉडर्न इंसान जाग रहा है, वो कुछ ना कुछ खा पी भी रहा है, और वो फूड भी वो कोई हेल्दी फूड नहीं खा रहा, वो फूड खा रहा है जो उसका मोटापे का बायस बनता है, जो उसकी शुगर को भी बढ़ाती है। तो ये दोनों जब अवामिल मिलती हैं तो जो इन लोगों के अंदर डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है, ओबेसिटी का ख़तरा बढ़ जाता है, तो इनको डेफिनेटली इनको दे आर मच प्रोन टू हैव टाइप 2 डायबिटीज़। डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी ही टॉपिक से रिलेटेड है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है और वो रात को लेट नाइट सोते हैं, जैसे भी आपने एड्रेनलिन की बात की, तो वो भी तो इंसुलिन को फिर सही तरीके से बनने नहीं देगा, या जो आप उस निज़ाम को सही तरीके से चलने नहीं देगा, और उसकी भी एक ही वजह हो सकती है कि आपकी डायबिटीज़ मैनेज ना हो रही हो। बहुत सारे जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनका अक्सर प्रॉब्लम होता है फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, यानी सुबह नाश्ते से पहले जो शुगर ज़्यादा होती है। इसमें 2-3 अवामल हैं। एक तो वो रात को देर तक जाग रहे होते हैं, लेट खाना खाते हैं, और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये लेट ना करें, लेट खाना ना खाएं और खाना खा के लेटे ना तो अगर तो ये जब हम उसको कर रहे होते हैं तो ये आपकी फास्टिंग शुगर को बढ़ा रहे होते हैं। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता है आपके कंट्रोल, पुअर कंट्रोल पे। जो लोग अच्छी नींद, प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, उनका एक पैटर्न डिफरेंट है। जो उस लॉ ऑफ नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके अंदर जो नेचर है वो और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। जब नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो नेचर आपके और ख़िलाफ़ चलती है, फिर उसकी कहीं ना कहीं हमें सज़ा किसी भी सूरत में मिलती है। मिस इकरा उसको कहते हैं कुदरत का इंतकाम। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ भी हैं, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। ये अनीला साहिबा है लाहौर से, कहती हैं कि मुझे गुज़श्ता 6 साल से ज़ियाबीतस है और मेरी ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद 200 से 240 की रेंज में रहती है, और ये इंसुलिन इस्तेमाल करती हैं 70-30। ये कहती हैं कि उन्होंने जो HbA1c कराया था वो 8.6% था, और ये पूछना चाह रही हैं कि मैं अपनी ग़िज़ा और इंसुलिन में क्या तब्दीलियाँ करूँ कि मेरी शुगर नॉर्मल हो जाए। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे मिस अनीला है, तो उन्होंने जो पूछा है कि इनकी जो शुगर है खाने के बाद बढ़ती, 2 घंटे बाद 250-200 रहती। ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, लेकिन पहले ये समझ लें इसका नुकसान क्या है। आखिर शुगर 2 घंटे बाद जो बढ़ती है या खाने के बाद बढ़ती है तो बढ़ने दें, हमें क्या है, लेकिन इसका नुकसान क्या है। बेसिकली साइंस ने देखा है कि जिन लोगों का पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद शुगर बढ़ता है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन की रेट शरोज़ ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पर जो कार्डिक कॉम्प्लिकेशन वो ज़्यादा होती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके मामले में ये 70-30 इंसुलिन ले रही है। 70-30 एक आप समझ लें इंसुलिन है, बड़ी अच्छी है, बहुत पॉपुलर इंसुलिन है, लेकिन ये वो उन लोगों के लिए जो फिक्स स्टाइल है, जिनका फिक्स्ड लाइफ स्टाइल है, जिन्होंने टाइम पे खाना खाना उतना ही खाना खाना है और कोई एक्टिविटी लेवल भी उतना ही, तो उनका कांस्टेंट लाइफ स्टाइल उनके लिए थोड़ा सा एक है। ये बिल्कुल एक रेडीमेड सूट की तरह, अगर आपको फिट आ गया तो चल गया, तो ना आया तो आपको नहीं फिट आ सकता।
दिस इज़ नॉट टेलर मेड इंसुलिन कि आप पूरे अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक उसको लेके चलें। ऑल्दो ये फिजिशियन के अंदर भी पॉपुलर है, पेशेंट्स के अंदर भी पॉपुलर है कि कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है, कोई आप डायरेक्ट इंजेक्ट करें फलां फलां। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के तरीके, सबसे पहले ये देखें कि ये जो खाने के पोर्शंस कितने, क्या खाना खाते हैं। कुछ लोग हैं जी सुबह उठते हैं तो उन्होंने पराठा खाना है, तो पराठे से जो शुगर डेफिनेटली उसके पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक उसकी हाई आएगी। अगर आप सादा ग़िज़ा, रोटी सादा या ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, उसके अंदर इम्पैक्ट कुछ और होगा। इससे उसी तरह पता चल सकता है जब आप अपनी एक फूड डायरी भी बनाएं। हर पेशेंट अपनी फूड डायरी बनाए कि जी आज मैंने ये खाया और ये शुगर लेवल है। तो मेरे ख्याल से 10 दिन की प्रैक्टिस है, उसको पता चल जाए ये फूड है जो मेरी शुगर को बढ़ाते हैं। इसी तरह जब लंच करते हैं तो लंच भी कांस्टेंट नहीं होता। लंच में भी हम जो है रोटी, कभी हम 1.5 रोटी ले रहे हैं, कभी 1 ले रहे हैं, कभी 2 ले गए, कभी आधी ले ली है, और रात का खाना भी इसी तरह है। तो इसमें जो वेरिएशन मील के अंदर वेरिएशन है। और एक मैंने थोड़ी सी और स्टडी की है जिसको शायद हम किसी स्टेज पे उसको हम डॉक्यूमेंट भी करें कि जो वो लोग, बहुत सारे लोग सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे रोटी बनाने के लिए, जो थैले में तोड़े का आटा जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तोड़े के आटे के अंदर उसमें से जो आटा है वो फाइबर निकला हुआ होता है, आटे का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है और रोटी उसकी बड़ी अच्छी बनती है, जायकेदार बनती है, लाइट सी बनती है, खाने में चबाने में बहुत अच्छी होती है, लोग उसको पसंद करते हैं, बच्चे भी बूढ़े भी सारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके साथ शुगर लेवल, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे हम बात करते हैं, इसकी शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उस सफ़ेद आटे की। तो जब हम जो रिकमेंड ये करते हैं कि आप होल व्हीट आटा इस्तेमाल करें जिसके अंदर पूरा छान है, उसका निशानी है कि वो ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन से कलर का होगा, और उसमें जो रोटी में थोड़ी सी आपको तरद्दुद करना पड़ेगा, रोटी बनते साथ ही आपको खानी पड़ेगी। थोड़ी देर पड़ी रहेगी तो थोड़ी सी उसकी शक्ल सूरत कुछ और तरह से होगी, तो कुछ लोग उसको खाना पसंद नहीं करते और उसको कुछ, पर वो बेहतर है, वो बहुत बेहतर है, वो हाई फाइबर है, उससे लेवल नहीं बढ़ता, खासतौर पे जो खाने के बाद शुगर का। कोशिश करें खाने के अंदर अपनी सलाद को या रायता, जो सलाद है फाइबर जिसको हम कह सकते हैं, उसको लाजमी लें, वो भी आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देता। और जो प्लेन जैसे है कि जी शुगर का इस्तेमाल खाने के दौरान वो ना लें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप अपना खाना खाया साथ ही फ्रूट का भी, फ्रूट स्वीट डिश के तौर पे फ्रूट का इस्तेमाल, लो जी 5-6 केले ले आओ और कुछ आम ले आओ और कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो फिर हम खाते हैं। एक तो खाने से आपका शुगर लेवल है, वो फ्रूट को कंबाइन करते हैं, उससे भी जो आपका लेवल ज़्यादा बढ़ता है। तो इलाज क्या है? इलाज अगर लोग इसी को फॉलो करना चाहते हैं, अपना लेवल चेक करें अपना कि हमारा कितना जाता है और किस फूड के साथ क्या है, तो फूड को ज़रा कंट्रोल करें, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं बात करता हूँ, ये अभी हम नॉन इंटरवेंशनल है कि इसमें इंटरवेंशन नहीं की। जैसे मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि आप हर खाने के आधा घंटा बाद 10 मिनट की वॉक कर लें, इससे यानी नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने, तो इस तरह आपके 30 मिनट हो जाएंगे दिन में, तो इससे आपका जो लेवल है वो बहुत इम्प्रूव करता है, ये बहुत काम भी करता है। मैंने खुद अपने पेशेंट्स ने ट्राई किया, बड़ा अच्छा उन्होंने कंट्रोल अचीव किया। तीसरी जो बात है कि हम ऐसी इंसुलिन जैसे ये ले रही हैं जिसको हम बेसल बोलस इंसुलिन कहते हैं, यानी हर खाने से को कंट्रोल करने के लिए अलहदा से इंसुलिन लें, शॉर्ट यानी जिसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसको कहते हैं वो लें, और एक ऐसी बेसल इंसुलिन जो 24 घंटे जिसका असर रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि नंबर ऑफ प्रिक्स तो 3 या 4 हो जाएंगे, लेकिन आपका कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप अपना जो खाना है उसकी मकदार को देखें, और जो हंडिया को ऑयल के साथ भूना जाता है और फिर उसके बाद उसको हैवी कर लिया जाता है, जो फ्राई कर लिया जाता है खाने को, उसको भी अवॉइड करें। लाइट खाना लें और रोटी ब्राउन ब्रेड, जो ब्राउन आटे की रोटी लें, सफ़ेद आटे की रोटी ना लें। और इंसुलिन जैसे है, जैसे मैंने इनको बताया, इनको बेसल बोलस थेरेपी पे अपने डॉक्टर के मशवरे से उस पर स्विच कर दें। डॉक्टर साहब, ये जो सफ़ेद आटा होता है इसको खाने से रंग गोरा होता होगा और ब्राउन आटा खाने से ब्राउन हो जाता होगा? हाँ, ये हो सकता है, शायद लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी। ऐसे लोग कहते हैं चाय पीने से मैं ब्राउन आटा खाती हूँ, मेरा रंग तो काला नहीं है। अच्छा, और ये जो खीरे हैं ये आप खाती हैं या आंखों पे रखती हैं? नहीं, वो मैं खाती हूँ। इसी से एक सवाल है, आटे से ही वो मेरे जहन में आया कि डॉक्टर साहब जो वाइट आटा होता है उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं या ब्राउन जो आटा होता है? कैलोरीज तो देखें ना, जो कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज़ होगी ना, कैलोरीज उसमें सेम ही होगी। 4 जो 1 ग्राम आटा लें, चाहे वाइट लें या ब्राउन लें, तो उसके अंदर 4 कैलोरीज होंगी 1 ग्राम के अंदर।
लेकिन जब आप इसको पराठा बना लेंगे तो ऑयल की भी कैलोरी शामिल हो जाएंगी, तो ऑयल के अंदर आपको पता 1 ग्राम के 9 कैलोरीज होती हैं, तो उसका जो कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उससे जो हम कैलोरीज से ज़्यादा हम जो बात करें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज समथिंग डिफरेंट। वो डिफरेंट इस लिहाज से कि एक किसी भी खाने की शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, बस इस तरह जो ब्राउन आटा है उसकी जो कैपेसिटी है शुगर बढ़ाने की वो कम है, यानी वो शुगर कम बढ़ती है उससे बनिस्बत उससे कि अगर आप वाइट आटा इस्तेमाल करें। और सर ग्लाइसीमिक लोड क्या चीज़ है? ग्लाइसेमिक लोड है कि आप किसी भी खाने का कितना आपके उसके अंदर जो शुगर टोटली जो उसको हम कैलकुलेट कर सकते कितनी बढ़ा सकता है। लेकिन इससे जो मैं अभी भी कुछ एक जो है ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की रिसर्च है, वो कहते हैं जी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब तक आप अगर आपको वाइट आटा खाने पे मजबूर नहीं है, मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे हैं और आपको नहीं है, तो उसमें आप अपनी जो प्लेट है उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्से में आप जो सालन लें और एक हिस्से में जो भी आपने कुछ जो है कि रोटी या चावल वगैरह जो भी आप उसको करें। तो इस प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड, अपने खाने को 3 हिस्सों में लें, सालन, उसके बाद सलाद, रायता, काफ़ी ज़्यादा उसको पोर्शन बने, ताकि फाइबर जब आप ज़्यादा देते हैं तो लोड आपका ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इम्प्रूव करते हैं। डॉक्टर साहब एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये है कि जैसे अगर किसी ने खाना खाया है या कोई मीठा खाया है तो मीठा खाने की कितनी देर के बाद उसकी शुगर लेवल के ऊपर इफ़ेक्ट आना शुरू होगा? क्या खाते साथ ही उसके शुगर लेवल्स पे इफेक्ट आएगा या 1 घंटे के बाद आएगा या 2 घंटे के बाद आएगा या किस तरह से? देखिए जब इंसान खाना खा रहा होता है तो उसके खाना मुंह में होता है, जैसे रोटी चबा रहा है, आपको देखें अगर रोटी का टुकड़ा चबाएं तो साथ ही आपको मीठा लगना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जो हमारे थूक के अंदर जो लुआब है उसके अंदर भी कुछ एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, इस वजह से आपको ग्लूकोज का टेस्ट आता है। तो मोमेंट आप चीज़ को च्यू करते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू, क्योंकि बक्कल म्यूकोजा यानी अंदर जो झिल्ली है यहाँ से सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से ग्लूकोज रैपिडली एब्जॉर्ब होके तो आपका ग्लूकोज मुंह में लुकमा डालते ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ऐसी प्लेन शुगर जिसके अंदर फाइबर नहीं है, ज़ाहिर है वो भी वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी और ज़्यादा स्पाइक के साथ आएगी, तो उसकी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन उसकी जो पीक वैल्यू है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे के अंदर आपको पीक वैल्यू मिल जाती है। डॉक्टर साहब इंसुलिन की इकसाम की आप बात अभी कर रहे थे, बेजल बोलस की बात कर रहे थे, ये 70-30 बड़ी मशहूर है, ये 70-30 का मतलब क्या है? 70-30 का मतलब ये है कि 70% इसके अंदर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और 30% शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। देखिए अगर हम इसको फॉर एग्जांपल एक बंदा सुबह नाश्ता करता है, वो शॉर्ट एक्टिंग उसको कवर कर लेगी, और उसने दोपहर का खाना खाया तो दोपहर को तो लॉन्ग एक्टिंग का असर बाज़-औक़ात फेड हो जाता है, वो दोपहर का खाने को कवर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, या तो अपना दोपहर का खाना बिल्कुल लाइट कर ले। और रात का खाने भी इसी तरह ही है कि आपको जो शॉर्ट एक्टिंग है वो खाने को कवर करता है और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो खाने के दरमियानी वक्फे को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आता है कि प्री मिक्स्ड कॉम्बिनेशन फार्मूलेशंस के अंदर कि इसमें जो रिस्पॉन्स है वो अनप्रडिक्टेबल है। कभी तो आपकी शुगर आधे घंटे में ही नीचे आ जाएगी, कभी 2 घंटे बाद नीचे आएगी, कभी 3 घंटे बाद नीचे आएगी। तो इसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी जो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल कुछ जो नई इंसुलिन है जिनको हम एनालॉग्स कहते हैं, उनके अंदर ये वेरिएबिलिटी कदरे कम है, काफ़ी कम है, उसमें आप प्रिडिक्टेबल रिस्पांस दे सकते हैं। अभी तो रिसेंटली एक बहुत शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी आ गई है जो खाने के फ़ौरन जो शुगर बढ़ती है उसको फौरी तौर पे खबर कर, उसको FDA ने अप्रूव भी कर दिया और अमेरिका में अवेलेबल होगी, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। अभी नहीं है अवेलेबल? अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग जैसे एनालॉग्स है वो अवेलेबल है। और ये जो आप 70-30 वाली शॉर्ट एक्टिंग कह रहे हैं, ये और जो एनालॉग्स वाली शॉर्ट एक्टिंग है, इनमें कोई फ़र्क है? देखिए जैसे 70-30 फार्मूलेशन है, बड़ी पॉपुलर है, इसी तरह जो एनालॉग्स की भी जो फार्मूलेशन है उसमें 25-75 भी है, 50-50 भी है और 70-30 भी है। तो 3 फार्मूलेशन दुनिया के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल है। दुनिया में तो 80-20 भी अवेलेबल है, 80% और 20% वो, 50-50 डिफरेंट 60-40 डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो ये जो शॉर्ट एक्टिंग है ये कितनी देर बाद एक्ट करती है, कितनी देर बाद असर करती है, कितनी देर में ख़त्म हो जाती है? ये 10-15 मिनट में असर शुरू करती है और इसका असर 1.5-2 घंटे तक रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो, ये बिल्कुल नेचुरल की तरह जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे अंदरूनी इंसुलिन है उसी के तकरीबन पैरेलल चलती है। यानी जैसे हम खाना खाते हैं 2-2.5 घंटे में हमारी शुगर नीचे आ जाती है और फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो रेगुलर इंसुलिन, जो पुरानी वाली इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है, उसका असर वो 6 घंटे तक
रहता है। उनका असर शॉर्ट एक्टिंग है 2-2.5 घंटे तक असर। और इंटरमीडिएट एक्टिंग? इंटरमीडिएट एक्टिंग का असर 12 से 18 घंटे, यानी कभी 12 घंटे तक भी रह सकता है, 18 घंटे भी रह सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि 12 घंटे रहे? ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी, ये मैं जब बात कर रहा हूँ इसके अंदर वेरिएबिलिटी है, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सकें, पिन पॉइंट कर दें इतने घंटे रहेगा। बाकी एनालॉग्स के अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। कुछ लोगों में ये अच्छा रिस्पॉन्स, लॉन्ग एक्टिंग है और ट्रू लॉन्ग एक्टिंग है 18 घंटे, किसी में 12 घंटे है, किसी में 16 घंटे है, किसी में 18 घंटे। दैट्स वाई कि हमें वी हैव मोर हाइपोग्लाइसीमिया, ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल विद दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जो ह्यूमन इंसुलिन की, जिसके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। और ये लॉन्ग एक्टिंग वो है 24 घंटे वाली? वो 24 घंटे वाली, जैसे ग्लार्जिन के नाम से अवेलेबल है, डेटिमिर के नाम से अवेलेबल है, तो वो लॉन्ग एक्टिंग है, तकरीबन 24 घंटे तक उसका असर रहता है। अब एक ऐसे आजकल इंसुलिन है, एक ऐसी इंसुलिन भी आ गई लॉन्ग एक्टिंग जिसका असर 36 से 40 घंटे तक भी है। वो पाकिस्तान में आ गई अनकरीब मेरे से अगले क्वार्टर में आ जाएगी, लेकिन उसके शॉर्ट एक्टिंग जुड़ी भी होगी। डॉक्टर साहब एक सवाल जो कि मैंने आपसे पूछना था कि ये जो इंसुलिन है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ह्यूमनिन 70/30, इसका कोई ऐसा होता है कि आपके सामने खाना पड़ा हो और साथ ही आप इंसुलिन लगाएं और फ़ौरन से खाना खाना शुरू कर दें, या इस पर थोड़ा सा गैप देने की ज़रूरत होती है, जैसे 20-30 मिनट्स पहले लगाएं बाद में खाना खाएं? क्या इस पर ये कोई ऐसा सिस्टम होता है या कैसे इसको करना चाहिए? ये बड़ी एक बहुत बड़ी गलती है, करते हैं बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल गलती करते हैं। वो अपने पेशेंट कहते हैं जी आपने खाने की ट्रे सामने रखनी है और साथ ही इंसुलिन लगानी, साथ ही खाना शुरू कर देना। तो ये एक मैं समझो गलतफहमी है, मिथ है, और शायद थोड़ी सी लाइल्मी का भी एलिमेंट है। देखिए इंसुलिन जब आप सबकुटेनियसली इंजेक्ट करते हैं, जिल्द के नीचे लगाते हैं, तो उसको अपनी डेस्टिनेशन पे या साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने के लिए टेक्स अराउंड 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम खाना लुकमा मुंह में रखते हैं, हमारा ग्लूकोज बढ़ना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को फॉलो करते हैं, हम खाना साथ ही शुरू कर देते हैं और साथ ही इंसुलिन लगाते हैं, साथ ही खाना, क्या होता है कि खाना मुंह में रखा, ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो गया, इंसुलिन ने तो आधे घंटे बाद आना है, ठीक है, तो ये मिसमैच हो गया। तो जब हम आधे घंटा पहले हमने इंसुलिन लगाई होगी तो खाना खाएंगे, फिर तो खाने और इंसुलिन का मैच होगा, जिससे जो कंट्रोल है कदरे बेहतर हो जाएगा। तो ये एक जो बहुत बड़ी गलती है जो पेशेंट भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं, एटलीस्ट उनको एक वक्फा देना चाहिए। लेकिन जो एनालॉग्स हैं उसके बारे में आप 5 मिनट या जल्दी, इवन कुछ एनालॉग्स ऐसे जैसे हैं कि उसके अंदर आप खाना खा भी लिया तो खाना खाते ही आप फ़ौरन बाद डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द मील आप बाद में भी लगाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग है तो उसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता। क्योंकि इसमें लोगों को ऐसा लगता है, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कहते सुना है कि शुगर लो हो जाएगी तो खाना साथ हो ताकि कोई बेहोश ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो तो हम खाना तो सामने पड़ा हुआ है, बेहोश होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अनीला साहिबा के आपने 2 सवालात के तो जवाब दे दिए, जिनमें कि ग़िज़ा और इंसुलिन के मुतालिक, और बीच में आपने एक्सरसाइज का या हर खाने के बाद 10 मिनट की वॉक का भी जिक्र कर दिया। डॉक्टर साहब ये भी बताते जाइए बिफोर वी कैन क्लोज दिस केस, इनकी HbA1c 8.6% है, इनको शाबाश देनी चाहिए या इनको मज़ीद इम्प्रूव? नहीं, बहुत बिल्कुल शाबाश का मुकाम नहीं है, बिल्कुल 8.6 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे जितना आपका अगर इनकी एज नहीं जिक्र जी, एज का 6 साल से डायबिटीज़ है, बहरहाल एज अगर इनकी तो यंग एज के अंदर है तो फिर तुम बहुत टाइट कंट्रोल जाना पे। अगर बहुत ओल्ड एज है, 60-70 साल के करीब एज है, फिर तो हमें थोड़ा सा लूज कंट्रोल के साथ अराउंड 7। क्यों डॉक्टर साहब, इसलिए देखें अब जो दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि हीमोग्लोबिन A1c जो हर बंदे के इंडिविजुअलाइज है। वैसे देखें अगर एक कार्डिक पेशेंट है, अगर आप उसका A1c बहुत टाइट करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, यू विल हैव मोर हाइपोग्लाइसीमिया, और आपको पता है जो यानी लो ब्लड शुगर के अटैक्स आएंगे, एपिसोड्स आएंगे, और उन बंदे को जो कार्डिक पेशेंट है जिसको और प्रॉब्लम है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं है, एक 70-80 साल का बाबा है, उसको आप A1c उसका 6.5 से भी नीचे रखेंगे तो लो होगा, उसकी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी, ठीक है। तो उसमें हम थोड़ा सा लूज़ करते हैं। ये मेरा नहीं, ये रिकमेंडेशन है भाई अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या जो यूरोपियन एसोसिएशन की, ये कंबाइंड एक स्टेटमेंट है, जॉइंट स्टेटमेंट है। अच्छा, जो लोग यंग हैं, जो न्यूली डायग्नोज हैं, पढ़े लिखे हैं और उसके बाद एनर्जी वाले हैं, वॉक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें वी विल गो वेरी टाइट।
एंड वेरी मसलन क्या? मसलन उनका जो कंट्रोल है इट शुड बी लेस देन 6.5, 6.5 से नीचे रखें, ठीक है, ताकि जो एक ट्रायल हुआ था दुनिया के अंदर यूकेपीडीएस ट्रायल, उसको जो उन लोगों के जो टाइप 2 डायबिटिक थे उन्होंने कहा कि जिन लोगों के अंदर उन्होंने न्यूली डायग्नोज पेशेंट उनमें एनरोल किए, उन लोगों को उन्होंने कहा कि एक लोगों को जिनको इंटेंसिव ग्रुप रखा, जिनको बड़ी सख्ती से इलाज किया और एक को ज़रा लूज़ किया, तो जिनको पहले दिन से सख्ती से इलाज किया गया उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम हुआ। इवन ये देखें कि वो उनका जो ट्रायल ख़त्म होने के 30 साल बाद, ट्रायल 30 साल बाद भी जब उनको किया गया, जिन लोगों को बड़ी सख्ती से कंट्रोल किया गया था उनके अंदर असरात मौजूद थे अच्छे कंट्रोल के, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट कम था। तो उस दिन से हुआ कि जो लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज कर सकते हम करते हैं, उनको पहले दिन से ही इसको नकेल डाल लें इस डायबिटीज़ को, तो उनके अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। और डाइट कंट्रोल कैसे करें? डाइट कंट्रोल है कि देखें, अगर आपको अगर बहुत सारे लोग ऐसे, जो हमने एक स्टडी हमने की थी पाकिस्तान के अंदर, कि हमें ये देखा गया था कि पाकिस्तान के अंदर लोग तकरीबन 9 साल गुजार देते हैं इंसुलिन शुरू करने में, यानी डायग्नोज हुआ तकरीबन 9 साल के बाद जाके उनकी इंसुलिन की बारी आती है। जो रिकमेंडेशन ये है दुनिया में कि अगर आप डायबिटीज़ आपको आज हुई है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और आप दूसरी मेटफॉर्मिन वगैरह लेते हैं, तो अगर 3 महीने में कंट्रोल नहीं होता तो आपके पास एक चॉइस फिजिशियन के पास है कि वो इंसुलिन, बेसल इंसुलिन पे जा सकता है। तो हमें जितना अर्ली इंसुलिनाइजेशन पे जाएंगे तो उतना ही हम कॉम्प्लिकेशन का रेट कम कर सकते हैं। तो शुरू से कंट्रोल को टाइट रखें। तो लेकिन इंसुलिन के ज़ाहिर दो ड्रॉबैक्स उसके साथ आते हैं। एक तो वेट गेन का टेंडेंसी होती है, उसके अंदर दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हम दोनों चीज़ों को काबू पा लें, कुछ जैसे आजकल अब अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो आजकल जैसे GLP-1 एगोनिस्ट, जैसे मैंने एक दफ़ा बात की थी, वैसे हैं वो हम देते हैं कि लीराग्लूटाइड्स वगैरह, तो जिससे वेट भी कम होता है, शुगर भी कंट्रोल होती है, लेकिन उसको भी है कि अर्ली शुरू किया जाए। तो 3 महीने बाद ही हम इंटेंसिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो हर 3 महीने बाद A1C करवाते जाते हैं और ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई करते हैं। वी ट्राई टू bring it down below 6.5 if the patient is young. If the patient is old, we try to bring around 7%. तो डॉक्टर साहब, लोग आके आपकी टेबल के क्रॉस जब पेशेंट बैठते हैं वो ये भी तो कहते हैं डॉक्टर साहब टीका ना लाया जी, टीका ना लाया जी। ये एक मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक फियर है, फियर ऑफ नीडल है, अभी भी है वैसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको मैं थोड़ा सा उसमें एक पर्सनली चैलेंज देता हूँ पेशेंट को कि एक तो हम आपको सिंगल शॉट देंगे, शुरू में हम सिंगल शॉट से यानी एक टीके से शुरू करते हैं, और होता है कि पेन के ज़रिए शुरू करते हैं। पेन एक आजकल ऐसा डिवाइस है जो बहुत सारे इंसुलिन पेन में है, तो उससे जो पेन है, मैं कहता हूँ आप पहला टीका मुझसे लगवाएं, अगर आपको दर्द होगी तो मैं आपको आइंदा इंसुलिन के लिए नहीं कहूँगा। जी उनको चैलेंज देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको जब पेशेंट को फर्स्ट इंजेक्शन खुद दिया और उसके बाद किसी पेशेंट ने ये नहीं कहा कि जी मुझे दर्द हुई है या कोई ऐसा है, तो जो सिर्फ जो फियर का एलिमेंट है उसको रिमूव किया, खौफ के एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो पेशेंट से इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। डॉक्टर साहब, ये ग्लूकोमीटर से जो हम शुगर चेक करते हैं, अब कोई ये मोबाइल में भी ऐसे एंड्रॉयड से ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, इनमें भी कोई ऐसी ऐप्स या कोई गैजेट्स मिलती हैं जिनमें आप लगा के वहीं पे मोबाइल से ही चेक कर लें? नहीं, एक तो जो है ना ये कुछ चीज़ें तो जो है ना वो भी उस पर हैं, अंडर ट्रायल हैं, या आप कह सकते हैं कुछ इजादात के मरहले में हैं। लेकिन जब तक जो हमारी जो अब जो है CGM जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, जैसे आपको जो ये स्किन के अंदर जो छोटा सा बारीक सी नीडल आपको इंसर्ट ज़रूर करनी पड़ती है, वो छोटा सा सेंसर लगा होता है जो आपके ग्लूकोज को इस स्किन के अंदर जो फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, वो उससे वो ग्लूकोज को लेवल करता है। तो ब्लड से नहीं ले रहा होता, यहाँ से वो ले रहा होता है। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे ऐसे रखने से आपको ग्लूकोज लेवल नहीं पता चलेगा अनलेस कि आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर उसकी असेसमेंट करें। डॉक्टर साहब, आप ऐसे नब्ज़ देख के बता देते हैं कितनी ब्लड शुगर है? वो कुछ हकीम बता देते हैं, मुझे ये फ़न अभी नहीं आया। मुझे एक बात याद आ रही है कि मैंने एक ऐप देखी थी एंड्रॉयड सैमसंग में, कि अगर आपने मच्छर मारने हो तो उसके लिए भी एक ऐप मौजूद थी, और वो मैंने ट्राई की, उससे कोई मच्छर नहीं मरते। ठीक है।
डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है, ये वाले सवाल हैं जो पेशेंट हमें पूछते हैं। एग्जैक्टली ये लास्ट प्रोग्राम में मोहम्मद अयूब साहब ने पूछा था कि क्या दालचीनी और दूध में दालचीनी मिक्स करके पीना जो है काफ़ी मुफीद होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्या ऐसा ठीक है या नहीं? सिनेमन कहते हैं ना दालचीनी को ना। देखिए इसमें दालचीनी के बारे में कुछ शुरू में इनिशियल कुछ स्टडीज़ आई थी कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है शायद, लेकिन उसको जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर इतना अच्छा उसको साबित नहीं किया जाए। देखिए ये जो हम बात करते हैं ये साइंस है बेसिकली, और साइंस जो होती है, साइंस की जो बुनियाद है वो मैथमेटिक्स है जी। तो मैथमेटिक्स है कि आपको यानी हिसाब किताब से ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई वो लोग जिनको दालचीनी और दूध दिया गया उनको फ़ायदा हुआ और जिनको नहीं दिया गया उनको फ़ायदा नहीं हुआ जी। तो ये आपको साबित करना पड़ेगा, जिसको हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के ज़रिए। तो हमें अनलेस कि हम इसको कोई ये बात को पाया सबूत तक पहुँचाएँ तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम कह सकेंगे इसमें फ़ायदा है। लेकिन अगर किसी को अच्छी लगता है, उसका जायका अच्छा लगता है दालचीनी का दूध के अंदर, वो ले सकता है। लेकिन एक मैं थोड़ी सी बात मैं इस के वसातत से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो हम डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, एक और डॉक्टर भी आजकल आ गया, वो गूगल डॉक्टर है या फेसबुक डॉक्टर है या व्हाट्सएप डॉक्टर है। तो ये 3-4 डॉक्टर्स इकट्ठे आ गए हुए हैं और यहाँ पे जो चीज़ है वो ऐसे वायरल होती है, अगर आप गलत सलत विदाउट प्रूफ, क्योंकि आपसे सबूत नहीं मांगा जाता कि आपने किसने सुनी और उसका क्या सोर्स है और उसका क्या हवाला है, क्योंकि साइंस तो सबूत मांगती है। अगर मैं यहाँ कोई बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब आपके पास क्या सोर्स है, आपने कहाँ पढ़ा है, ये कौन से जर्नल में शाया हुई है। तो जो भी बात है हम साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और यही प्रोग्राम का भी मकसद भी यही है कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को अच्छा लगता है तो ले ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कहें जी इससे बड़ा फ़ायदा, उससे नुकसान पता क्या होता है, लेना आप जो मर्जी ले। देखें कुछ लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ये वो दालचीनी दूध के पीछे लग जाएंगे, इलाज छोड़ देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो अगर दूध पीना अच्छा लगता है, दालचीनी डाल लें, इलायची डाल लें, जो शरबत डाल लें, अगर जिसको जैसा अच्छा लगता है वो डाल लें। तो लेकिन जो भी बात करें उसको साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो है वो करेले का जूस पीना, उसको भी डायबिटीज में बड़ा देखिए एक बहुत साल पहले एक स्टडी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आई थी करेले के बारे में, वो आई थी कि जो शुगर है, लेकिन उसमें जो करेलों की मिकदार है वो कोई मेरे ख्याल वो एक आम इंसान को खा नहीं सकते थे करेले एक बहुत ज़्यादा कड़वा, तो इससे अच्छी एक छोटी सी गोली खा ले, तो ये एक छोटा सा टीका लगा ले, वो ज़्यादा आसान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अगला क्वेश्चन है, मैं ही पूछ लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आयशा खान कहती हैं कि उनके जो हस्बैंड है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनकी टांगों में अक्सर दर्द रहता है, तो मसाज वगैरह की भी वो करवाते हैं लेकिन फिर भी दर्द नहीं जाता है, तो क्या ये न्यूरोपैथी से इसका ताल्लुक है? देखिए सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि क्या उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है कि नहीं है। ठीक है। ये शो ऐसे होता है कि इनका जो लेवल है वो कंट्रोल का बहुत ख़राब है, क्योंकि ये न्यूरोपैथी क्या है, इसमें हम कि रात को जो नाइट पेन्स हैं न्यूरोपैथी की, ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि यानी रात को दर्द होती है और इतनी रेस्टलेसनेस होती है कि लोग उठा के टांगें बिस्तर पे मारते हैं, कोई दबाते हैं, जलन होती है, टीसें पड़ती हैं, ऐसे लगता है कोई चाकू से छुरियाँ चला रहा है। तो ये बेसिकली न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी में लोग इसकी अच्छी सी दवाई ढूंढ रहे होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें, एक है सिम्टोमेटिक है और इसके अंदर अंडरलाइन कॉज का ट्रीटमेंट। अंडरलाइन कॉज क्या है कि आप अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी शुगर का कंट्रोल अच्छा करें, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जो शॉर्ट टर्म में अच्छी अद्वियात मौजूद हैं, जैसे बहुत सारी अद्वियात आपके डॉक्टर बता सकते हैं, और उसके शुरू करने से पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए उनकी नींद भी बेहतर हो जाएगी, ये चीज़ें भी बेहतर होंगी। लेकिन बेहतर है ये अंडर कंसल्टेशन किसी भी अपने डायबिटोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से वो आप दवा शुरू करें। लो जी डॉक्टर साहब, एक और केस है, इस पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं जी ज़ियाबीतस अफराद के लिए कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं जिनसे हमें पता चले कि कोई पेचीदगी तो नहीं हो गई, और क्या लबलबे के बारे में पता चल सकता है कि वो कितना काम कर रहा है? हम उल्टी साइड से उसको शुरू करते हैं कि लबलबे के बारे में बहुत सारे एक हमारे पास पेशेंट आते हैं, जी डॉक्टर साहब ये बताएं आप मेरा लबलबा कितना फ़ीसद काम कर रहा है। तो मेरा अगला सवाल उनसे ये होता है कि आप इससे आपको क्या फ़ायदा पहुंचेगा, अगर ये पता चल भी जाए तो आपको कितना फ़ीसद का काम कर रहा है।
कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ क्वैक्स ने ये कॉन्सेप्ट हुआ जी आपका लबलबा इतने फ़ीसद काम कर रहा है, आप ये दवाई ले लें और ये वो ले लें। देखिए सीधा साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब इंसान को डायबिटीज़ होती है तो उसके लबलबे के 50% बीटा सेल्स की जो फंक्शनल कैपेसिटी में, वो मैं ये नहीं कर रहा वो डेड हो गए, फंक्शनल कैपेसिटी यानी इंसुलिन बनाने वाली वो माइक्रो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका काम छोड़ देती हैं 50%। जो आपका बीटा सेल रिज़र्व है वो जब काम नहीं कर रहा होता तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो इससे पहले अगर किसी का 30% का अंदर डायबिटीज़ होता है, वो प्री डायबिटिक पे हो, तो फिर हर साल उसमें एक गिरावट आती है 3 से 4% परसेंटेज उसकी फंक्शनल कैपेसिटी नीचे आती जाती है। अगर आप उन अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लबलबे को निचोड़ती हैं, लाइक सल्फोनाइल यूरिया है, तो आपका ये जो रेट है गिरावट का वो तेज़ी से नीचे चला जाता है, एग्जॉस्शन लेवल उनका ज़्यादा जल्दी आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जिससे लबलबे को आप कुछ नहीं करते, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को फोकस करते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, जैसे जिसको ग्लूकोफेज भी कहते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है जैसे हमने बात की GLP-1 जो लेवल, जैसे नई जो अद्वियात हैं जो इंजेक्टेबल हैं, उससे भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है, उसमें बीटा सेल के फंक्शन बेहतर होते हैं। तीसरी जो चीज़ है कि अगर आप अर्ली इंसुलिनाइजेशन कर देते हैं, इंसुलिन जल्दी पे चले जाते हैं, तो बीटा सेल की जो गिरावट की रेशियो है वो शरह कम हुई थी, अंदरूनी बीटा सेल को रेस्ट पे चले जाते हैं, आप बाहर से इंसुलिन की सपोर्ट दे देते हैं, तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी काफ़ी देर तक प्रिजर्व रहती है। तो अगर ये लेकिन पॉइंट करना चाहिए या भी तुम्हारा 30% कर रहा है या 20% कर रहा है, और एक तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एस्टेब्लिश डायबिटीज़ केस के अंदर जिसको डायबिटीज़ 10 साल से है, उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, उसका ग्लूकोज पिला के तुम्हें बताते हैं तुम्हारा इतना लबलबा काम कर रहा है। तो एक ये मुज़हिका खेज़ किस्म की एक सूरत हाल पैदा होती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो है कि सवाल है कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। इसमें हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर जा सकते हैं कि एक है सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, जो आप रोज़मर्रा घर में जो शुगर टेस्ट करते हैं आप उसका रिकॉर्ड बनाएं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इससे फ़ायदा ये होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको मिलती है। एक तो आपको पता चलता है आप कर क्या रहे हैं, और आपको ये पता चलता है मैं कौन से खाना खाता हूँ, कौन सी कितनी वॉक करता हूँ तो मेरी शुगर कैसी रहती है। दूसरा इसमें एक मोटिवेशनल लेवल भी है, अगर आप अच्छा कंट्रोल करती है आपको मोटिवेशन होती है, आपको जो है आप अच्छा करने की परफॉर्म करने की आपके अंदर उमंग पैदा होती है, आप उसको अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो आप उसको नोटिस लेते हैं कि यहाँ मेरी गलती होगी, देखती है। एक तो ये SMBG या सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। दूसरा जैसे मैंने टेस्ट की अभी बात की, HbA1c टेस्ट है, हीमोग्लोबिन A1c, जो आपको लास्ट 3 to 4 मंथ्स का एवरेज शुगर का रिकॉर्ड बता देता है कि आपका कंट्रोल कैसा है। वो डिपेंड करता है, पर्सन वेरी करता है, ट्रीटमेंट ग्रुप पे डिफर करता है, ओल्ड एज में और है, यंग बंदे के अंदर और क्राइटेरिया है। तो ये हमें हर 3 से 4 माह बाद लाजमी कराना चाहिए। और इवन जिस बंदी की तशख़ीस करनी है, तशख़ीस के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी ये मुआवन साबित होता है। दूसरा कि हर डायबिटिक पेशेंट को 6 महीने में कम से कम अपना एक लिपिड प्रोफाइल, लिपिड को कहते हैं हम खून में चर्बी के लेवल को कहते हैं, वो अपने लिपिड्स को टेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, LDL लेवल है, HDL लेवल है, ये करवाने चाहिए। नॉर्मली हमें जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है 200 मिलीग्राम से कम रखना चाहिए, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम से कम रखना चाहिए, और LDL लेवल 100 से कम रखना चाहिए। कुछ लोग जिनको थोड़ी सी दिल के मर्ज पहले ही उनको 70 से कम रखना चाहिए। तो ये हमें वैल्यूज़ पता होना चाहिए, नंबर गेम्स है, हमें अपनी नंबर गेम पता होना चाहिए। हमारे A1C भी एक नंबर है, वही पता होना चाहिए हमारे ये लिपिड प्रोफाइल का। तीसरा जो टेस्ट है वो किडनी के प्रोटेक्शन के लिए, जो हम किडनी को एवेल्यूएट करते हैं, जिसमें यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन कितनी आ रही है, क्या प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही, अगर आ रही तो कितनी आ रही है और किस लेवल की आ रही। तो इससे हमें अपना अपना ट्रीटमेंट करने में मुआवनत मिलती है। अगर पेशेंट का ये टेस्ट माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया नॉर्मल है तो हम ज़ाहिर है उसको अच्छे कंट्रोल से नॉर्मल है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा है और माइक्रो की स्टेज पे है, इसकी मैं वैल्यू बता देता हूँ, 30 मिलीग्राम से नीचे नॉर्मल है, 30 और 300 के दरमियान है, ये माइक्रो की स्टेज है, और 300 से ज़्यादा तो ये मैक्रो यानी सीधा यूरिन में प्रोटीन आ रही। तो माइक्रो की तक अगर किसी स्टेज है तो उसको हमें वापस रिवर्ट करना ईजी है, उसको रिवर्ट किया जा सकता है अच्छे इलाज के साथ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ,
लिपिड कंट्रोल करने के साथ, और कुछ अद्वियात ऐसी देते हैं जो है तो ब्लड प्रेशर की दवाई लेकिन वो माइक्रोअल्बुमिनूरिया को भी इम्प्रूव करती हैं। और चौथी चीज़ जो हमें जो करवानी चाहिए, आँखों का सालाना टेस्ट। यानी आँख वो खिड़की है जहाँ से आप झांक के डायरेक्ट अपनी ब्लड वेसल को देख सकते हैं, जो डॉक्टर देख सकता है कि आपकी ब्लड वेसल की, और जिसमें किसी हिस्से की ब्लड वेसल को आप डायरेक्ट कैपिलरीज को नहीं देख सकते, लेकिन इसको हम फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। दवाई डाल के आपकी पुतली को फैला लिया जाता है और उसके आँख के पर्दे को देखा जाता है। अगर खुदा ना खास तो कोई तब्दीली वाक़ई हो रही है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसको बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके अंधेपन या दूसरी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो ये और जो मैं एक और कहता हूँ कि फुट एग्जामिनेशन वो भी डॉक्टर से ज़रूर करवाना चाहिए। पैरों का मुआयना कि वहाँ न्यूरोपैथी तो नहीं है, पैरों की नब्ज़ें ठीक हैं, वो नब्ज़ उसके, और पैरों की के अंदर कोई ज़ख़म तो नहीं हो रहा, पैरों के अंदर जो है कोई खुश्की पैदा हो रही है, कोई उसके पैरों की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसका भी एग्जामिनेशन करवाना चाहिए 6 महीने में या साल में 1-2 दफ़ा। तो ये जो टेस्ट हैं बेसिकली डायबिटीज़ को हम कहते हैं प्रिवेंशन की डिज़ीज़ ज़्यादा है। ट्रीटमेंट में आप कुछ ख़ास इनकलाब बर्पा कर तो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खुदा ना खासा अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, तो वापस करना मुश्किल हो जाता है। तो हम कॉम्प्लिकेशन को होने से रोकना हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन को होने ही ना दें। तो अगर ये हम टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर इसको आपका डायबिटिक आपका फिजिशियन है वो आपको बताता है तो आप तसल्ली में रहिए, मुतमईन रहिए। अगर आप वो कहीं भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, तो आपका फ़र्ज़ है कि अपने डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब ये मुझे टेस्ट करवा दें ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या पोजीशन में कहाँ पे खड़ा हूँ। तो हमें इस अवेयरनेस के साथ कि हमें कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो ये हम टेस्ट जो मैंने आपको 4-5 टेस्ट बताए हैं ये आप ज़रूर करवाने चाहिए, और एक डायबिटिक पेशेंट को पता भी होना चाहिए कि ये लाज़िम मलज़ूम है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम मालूमात हमें बताई, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताई। डॉक्टर मिस इकरा तारिक आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से ज़ियाबीतिस में अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं, और फिर ये हमारा एक नया साल शुरू हो रहा है कि 14 नवंबर से हम हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक दिन डायबिटीज़ डे मनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें जुड़े रहना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है उनको भी अवेयरनेस देनी चाहिए, और अपने घरों में भी अपनी सतह पे भी डायबिटीज़ है या नहीं ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि डायबिटीज़ से हम दूर रह सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।